बुटेल जी का हिंदसमाचार.com में बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। सर, आप बताएं, आपको अब टिकट मिल गई है, अभी आपकी चुनाव की तैयारी किस तरह चल रही है? अभी इलेक्शन शुरू हो जाएगा, 15-20 दिन रह गए हैं और इसके दौरान जो लोगों ने मुझ पर विश्वास रखा है उसके भरोसे हम फील्ड में उतरे हैं और पार्टी ने भी भरोसा रखा है। हाईकमान ने सबने मिलकर मुझे टिकट प्रदान किया है और मैं समझता हूं कि मैं इलेक्शन के बाद लोगों की जो आकांक्षाएं हैं उसको पूरा करने में सफलता प्राप्त करूंगा। जैसे कि हमने पिछले कई वर्षों से भी पालनपुर को विकास के रास्ता दिखाया है। यहाँ पर स्कूल, कॉलेजेस, सड़कें, पानी और बिजली के प्रोजेक्ट और हर एक किस्म की यहाँ सुविधा दी है। आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं शुरू में एमएलए बना था उस वक्त हर जगह मैं पैदल गया था और जो गद्दियों के इलाके कहे जाते हैं, जिसको कहते हैं कि गद्दी प्राइमरली मेनली गद्दियों के इलाके हैं, वहाँ पर पैदल जाया करते थे। बहुत बुरी हालत होती थी, खड्डों पर पुल नहीं थे और उसकी मिसाल जो है, चाहे चंदपुर से गढ़ माता है, जखनी माता है, चाहे प्रौढ़ लाला से है, गढ़ माता है, या राख है, जून है, गनेटा, ये सभी गद्दियों के इलाके हैं। और वहाँ पर मैंने देखा कि उन लोगों के लिए इतनी मुश्किल थी, भेड़ पालकों के लिए और गद्दियों के लिए खासकर, वहाँ पर खड्डों पे पुल बनाए, सड़कें बनाई और हर जगह स्कूल दिए। वीरभद्र जी ने कम से कम भी मेरे इलाके में बहुत सारे विकास का आयाम पैदा किए हैं। मैं जब एमएलए बना था उस वक्त मेरे पास +2 एक भी स्कूल नहीं था। आज मेरे पास 20 किलोमीटर की पेरिफेरी में तकरीबन 12 स्कूल हैं, एक कॉलेज है और उसके लिए बच्चों को, यहाँ के बच्चों को बड़ा फायदा है। और साथ में ये भाजपा सरकार के आते ही उन्होंने इस कॉलेज को यहाँ से उठाने की कोशिश की और हमने प्रोटेस्ट किया, बच्चों ने भी प्रोटेस्ट किया और उस कॉलेज को हमने जाने नहीं दिया। तो ये तरक्की के आयाम जो है, जहाँ पर पहाड़ में बर्फ भी पड़ता है, गद्दियों के इलाके हैं, वहाँ पर हमने सड़कें दी हैं, पुल बनाए हैं और आज कोई ऐसी खड्ड नहीं है जिस पर पुल ना बना हो। आज मैं आसपास की कॉन्स्टिट्यूंसी में देखता हूँ कि वहाँ कमी होगी, लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी में इतने वर्षों से जो हमने विकास का रास्ता खोला है उसमें सड़कें, भरपूर सड़कें हैं, पानी की ये है। आप देखेंगे कि सारे हिमाचल प्रदेश में पानी की जो स्थिति है बहुत नाजुक है, आबादी बढ़ रही है, पानी की कमी आ रही है, लेकिन पालनपुर में फिर भी हमने पूरी कोशिश की है कि भरपूर पानी 24 घंटे दिए जाए। पालनपुर टाउन है जो हमारी नगर परिषद है, उस पर भी 24 घंटे पानी है। वहाँ पर हमने बड़े बड़े काम किए और पिछले 5 वर्षों में तो मैं ये समझता हूँ, जब हमारी सरकार थी तो यहाँ पर तकरीबन 100 करोड़ के लगभग काम हुए 5 वर्षों में। उसमें मेनली आपका कॉलेज की बिल्डिंग है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग है और फायर ब्रिगेड की बिल्डिंग है, मिनी सेक्रेटेरिएट है, फिर उसके बाद सब्जी मंडी है बहुत बड़ी थोक में, और उसके अलावा जो है बाईपास है जो उसका काम जो है हमने शुरू कर दिया था, लेकिन इनके आने के बाद 2 बार वो गिर गया और अब वो चल नहीं रहा है। उसकी इंक्वायरी जो है वो भी नहीं कर रहे हैं ये, और बहुत सारी समस्याएं जो है इसमें लोग जो है वो समझते हैं कि हमने काम किया है। और पालनपुर में ऐसी कोई असुविधा वाली बात नहीं है। अब विकास तो उसका, विकास की कोई सीलिंग नहीं होती है और विकास जो आगे भी होता रहेगा, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं हमने प्रदान की हैं, जैसे कॉलेजेस है, स्कूल है, जो भी है, पानी, बिजली, जो भी कह सकते हैं आदमी। और उसके बावजूद जहां पर महंगाई भी हुई है, महंगाई कोई कांग्रेस सरकार की दी हुई बात नहीं है। आपने देखा होगा कि 98-99 में जब केंद्र में भाजपा सरकार थी उस वक्त 90 रुपए किलो प्याज खाया लोगों ने, और जो मिट्टी का तेल हम 3 रुपए का लोगों को देते थे वो 11 रुपए का कर दिया इन्होंने। 10 रुपए का डीजल था 21 रुपए कर दिया। तो ये
मैं नहीं कहता कि उस सरकार ने किया है, ये एक प्रोसेस है, महंगाई का प्रोसेस जो है सारी दुनिया के साथ वो चलेगा, क्योंकि पेट्रोल डीजल जो है बाहर से आता है और जो भाव वो लगाते हैं उससे हमें खरीद कर अपने लोगों के लिए सस्ता राशन देने के लिए उसको सब्सिडाइज करना पड़ता है। लेकिन सब्सिडी का भी कोई अंततः कोई लिमिट है। अगर गवर्नमेंट के पास रिसोर्सेज होने चाहिए जिसमें सब्सिडी, जब तक इतनी डेवलपमेंट हो रही है, डेवलपमेंटल कामों के लिए, हमारी रक्षा के साधनों के लिए हमें पैसा खर्च करना है, हमें अपने मुल्क को शक्ति देनी है, फौज तैयार करनी है, फौज सम्मान तैयार करना है, तो उसके लिए भी पैसा चाहिए। तो हम ये नहीं चाहते कि लोगों पे बोझ पड़े, लेकिन फिर भी महंगाई जो है वो एक प्रोसेस है जो भारतवर्ष में नहीं और देशों में भी है। तो मैं समझता हूँ कि लोगों को समझते हैं लोग इस बात के लिए, लेकिन अनावश्यक जो महंगाई जहाँ बड़ा ज़रूरी है वहाँ पर हमारी सरकार ने उसका समाधान भी किया है। जैसे मान लीजिए कि राशन है, राशन के लिए हमने 2 दालें, मूंगी की दाल और मसूर की दाल, चने की दाल, सरसों का तेल और चावल जो है, और हम लोगों ने राशन कार्ड का कोटा जो है, आटे का कोटा जो है 5 किलो से 20 किलो किया। चावल का कोटा भी हमने 5 किलो से 15 किलो किया। तो ये, और फिर उसके बाद सस्ता राशन जो है वो केवल हमने एक किसी खास वर्ग को नहीं दिया, हमने सबको दिया, चाहे एपीएल है, बीपीएल, जो राशन कार्ड होल्डर है उनको दिया, और उससे लोगों को फायदा भी हुआ थोड़ा बहुत। और मुझे याद है, मैं फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भी था जब, तो उस वक्त 180 रुपए का राशन जो है वो एक बीपीएल जो बीपीएल कैडर का आदमी है उसका 180 रुपए का राशन सारे महीने का आता था परिवार का, और उससे ऊपर तकरीबन 260 रुपए जो है वो एपीएल जो पॉवर्टी लाइन है उनको आता था। और जो लोग हमारे समृद्ध लोग हैं उनको भी राशन मिलता है, लेकिन उनका रेट अलग था। तो हमने राशन से किसी को वंचित नहीं किया, सबको दिया। अब भी हमारी सरकार आएगी तो हम विधिवत राशन जो है सभी राशन कार्ड धारकों को देंगे, और उससे महंगाई पे थोड़ा सा उनको राहत मिलेगी। लेकिन आम चीज़ जो है, महंगाई का जो सिलसिला है वो उसको थामना जो है ना किसी सरकार का काम है, ना कोई वर्ल्ड का प्रोसेस है जिसको रोक सके। जहाँ पर कोई चीज़ आती है, हमारे हिंदुस्तान में आती है, वो जिस भाव से आती है उससे भाव से कम हम दे सकते। बाजार में हम जाते हैं तो किसी दुकानदार से कुछ चीज़ लें, वो अगर कोई एक भाव से आपको चीज़ देता तो आप ये थोड़ी कहेंगे कि इसे आधा रेट पे दे दो, तो वो भाव देखना पड़ता है। लेकिन उसका यही है कि हमें ऐसा लगता है कि भाई हम महंगाई को दूर करने के लिए ज़्यादा प्रोडक्टिविटी करें। प्रोडक्टिविटी जब कम होगी तो महंगाई भी बढ़ेगी, हमारी कम पैदा होगी तो कम का भाव भी ज़्यादा होगा। और अब गैस का सिलेंडर जैसे है, गैस का सिलेंडर सरकार ने देखा कि कई लोग जो संपन्न लोग जो हैं वो तो एक महीने में 6 सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं और फिजूल खर्ची करते हैं, और छोटी सी बात के लिए भी वो गैस जलाए रखते हैं, गर्म पानी करने के लिए भी गैस जलाए रखते हैं। तो उसमें जो गरीब लोग हैं उनका सिलेंडर तो 1-1.5 महीने में ख़त्म होता है। तो उनको फ़ायदा पहुँचाने के लिए सरकार ने अभी ये फैसला किया है कि उनको 6 सिलेंडर, और जहाँ हमारे कांग्रेस शासित सरकारें हैं वहाँ पर हम 9 सिलेंडर जो है अवश्य में देंगे। बाकी संपन्न लोग अगर कोई सिलेंडर खरीदना चाहे तो महंगा सिलेंडर खरीद सकते हैं। तो कम से कम जो एवरेज आदमी है या जो गरीब आदमी है उसको राहत मिली है। ये तो सर ओवरऑल आप कंट्री की बात कर रहे हैं। अगर हम सिर्फ हिमाचल को लेके चलें तो हिमाचल में जिस तरह बीजेपी का अभी रूलिंग पार्टी रही है, तो बीजेपी के इस ड्यूरेशन में, इस टेन्योर में आपको क्या लगता है कि कौन कौन से इश्यूज हैं जो पालमपुर के लिए नहीं हो पाए, या जिनसे आपको लगता है कि बीजेपी वहाँ पे उनका फेलियर रहा है? एक फेलियर इनका ये रहा है कि जो डेवलपमेंट आगे बढ़नी चाहिए
इन पिछले 5 सालों में एक ईंट भी नहीं लगी है। जितना काम हमने किया है, हमारे जो किए हुए काम है, उसका आज तो उद्घाटन कर रहे हैं। और सबसे बड़ी जो दुखद जो बात है वो ये है कि जितने काम हमारे हुए हैं उसके उद्घाटन ने कर दिए। और हैरानी की बात है कि जो अधूरे काम है, जिसका भी कोई मकान है जिसके शीशे नहीं लगे हैं, खिड़की नहीं लगी हैं, दरवाजे नहीं लगे हैं, पेंट नहीं हुआ है, प्लास्टर नहीं हुआ है, उसके उद्घाटन भी कर दिए। और साथ में जो सरकारी कोई स्कीमें अगर हैं वो सैंक्शन नहीं है अभी तक, उसके शिलान्यास रख दिए। और बड़े दुख की बात यह है कि जो 15-15 साल से हमने कोई भवन बनाया है, महिला मंडल भवन बनाया है, या जनघर बनाया है, या सामुदायिक भवन बनाए हैं, उसका उद्घाटन 14 साल के बाद कर रहे हैं। 14 साल के बाद वो उद्घाटन करके लोगों को ये बताना चाहते हैं कि उन्होंने बताया। मैं तो ये कहने जा रहा था कि यहाँ हिमाचल में इन्होंने कुछ भी ऐसा कोई रोक नहीं लगाई अपनी मनोवृत्ति पे जिससे लोगों को कह सके कि हमने कोई चीज़ दी है। ये तो सवेरे से शाम तक, अब क्योंकि 5 साल काम नहीं किया इन्होंने, 5 साल के बाद जब इनकी नींद खुली है और लोग पूछने लगे कि आपने क्या काम किया है, तो ये फटाफट जो है काली प्लेटें लगा के शिलान्यास उद्घाटन करके पुराने कामों में किए उद्घाटन है। हैंडपंप जो मेरे लगाए हुए हैं उस पर ही प्लेटें चिपका रहे हैं। अब तो मैं ये कहूँगा, ये ऐसी की बात मैं कह रहा हूँ कि अब इनको हिमाचल छोड़ के दिल्ली चले जाना चाहिए, वहां पर लाल किला और कुतुब मीनार का भी उद्घाटन कर देना चाहिए। ये बातें मतलब कि इनसे पूछिए कि कौन सा काम इन्होंने किया है, नया काम कौन सा किया है, कोई चीज बढ़ाई है या कोई स्कूल बनाया है जिसको बल्कि इन्होंने स्कूल जो 121 स्कूल हिमाचल प्रदेश में बंद कर दिए हैं। और स्कूल क्यों बंद किए हैं, इसका कारण कि सरकार चला नहीं सकती, महंगा पड़ रहा है। लेकिन हमने जब बच्चों के लिए स्कूल खोले थे, जो 5-5, 4-4 साल के बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, हमने हमारे मुख्यमंत्री ने इस मुद्दे से स्कूल दिए थे, चाहे बच्चे 10 भी हों। हमारे पहाड़ी इलाके जो है जहाँ पर आना जाना मुश्किल होता है, छोटे छोटे बच्चों को, बर्फीले इलाके हैं, पहाड़ी इलाके हैं, जानवरों का खतरा है, वहाँ पर 1 किलोमीटर से ज़्यादा बच्चे को न चलना पड़े। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी इन्होंने एक स्कूल जो है वो बंद कर दिया है। तो बच्चों के लिए स्कूल इसलिए नहीं दिया हमने कि सरकार खर्चा है तो खर्चा चाहे जितना मर्जी है, उनको सुविधा तो होनी चाहिए। लेकिन इन लोगों ने वो बंद कर दिया है। उन बच्चों को अब 3-4 किलोमीटर जाना पड़ रहा है दूसरे स्कूल में, और पेरेंट्स को भी साथ जाना पड़ रहा है ले जाने के लिए भी और आने के लिए भी। सर, पालमपुर के लिए आप कौन सी चीज़ों को प्रायोरिटी समझते हैं जो आप चाहते हैं कि आप यहाँ के लिए कर सकते हैं? मैं तो समझता हूँ कि पालमपुर में अब बड़ा पीछे शोर था, पीछे इसी सरकार ने बड़ा शोर मचाया था कि हम डिस्ट्रिक्ट बना देंगे, डिस्ट्रिक्ट नहीं बना सके। और यहाँ के जो MLAs हैं उन्होंने अपोज किया कि डिस्ट्रिक्ट नहीं बनना चाहिए, चाहे वो उनके मुख्यमंत्री कहते फिरे। लेकिन अब जब इलेक्शन आ गया, लोग पूछने लगे, तो अब ये कह रहे हैं कि बनना चाहिए, तो इलेक्शन में तो बनेगा नहीं। लेकिन पालमपुर का सब डिवीजन जो है और पालमपुर का एस्ट वाइज जो सब डिवीजन है, उसका बोझ जो है जिले से भी ज़्यादा है। और पालमपुर सब डिवीजन्स की या आसपास के सब डिवीजन की जो पॉपुलेशन है, अब भी कई जिलों से ज़्यादा है और वर्कलोड ज़्यादा है। तो एक तो डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट बनने से तरक्की के नए आयाम खुलते हैं, एक्सपेंशन होती है, लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कारोबारी तौर पर भी, फिर नौकरी करने के तौर पर भी, और कई और मुद्दे हैं जहाँ पर उन लोगों को फायदा हो सकता है, दुकानदार हैं और तस्वीर कर सकते हैं। तो ऐसी बातें जो है ये इनको करनी चाहिए। और साथ में एक बड़ी घोर समस्या जो है जिसने सरकार ने, अभी जो प्रेजेंट सरकार है उसने, लोग तंग हुए हैं बड़े भारी कि कई जगहों पर हिमाचल प्रदेश में बंदर और आवारा गाय, ये जो है इन्होंने आतंक मचा रखा है, खासकर बंदरों ने। क्योंकि जहां पर कभी बंदर नहीं आए थे, इस सरकार ने एक बड़ी गलत तरीके से, ढंग से बंदरों को जो इनका जो ऑपरेशन करके इनको छोड़ा जाता है। यहाँ पर पालमपुर के पास जो एक जू है, गोपालपुर जू, इसमें डॉक्टर लोग जो हैं बंदरों को
कैस्ट्रेशन करते हैं, जो भी कह सकते हैं, उनको आगे प्रोडक्टिविटी करने से रोकते हैं, तो वो बंदर ऑपरेशन करके ये जहां से लाए हैं वहीं छोड़ने चाहिए। ये जहां सारी दुनिया के बंदर लाके यहाँ पर छोड़कर नजदीक अफसर लोग जो हैं वो वहां ना ले जाकर यही छोड़ दे रहे हैं वो। और इससे क्या है कि जहां पर कोई बंदर दिखाई नहीं देता था वहां पर सैकड़ों बंदर हो गए हैं, और औरतों का और बच्चों का जीना दूभर हो गया। कोई औरत अगर प्रसाद लेके भी चली हुई है मंदिर, तो उसमें क्या हो रहा है कि उस पर बंदर झपट रहे हैं, कई इंजेक्शन लग रहे हैं कई औरतों को, और डर के मारे नहीं आ रहे। तो ये सरकार इसकी तरफ नहीं ध्यान दे रही है। काफी शोर मचा, एक कानून भी बना था कि बंदरों का ऑपरेशन करके उनको छोड़ दिया जाए, दूर छोड़ दिया जाए, या जहां से लाए वहां छोड़ दिया जाए। लेकिन बंदर हमीरपुर से आ रहे हैं और भागलपुर में छोड़ रहे हैं। ये तो गलत बात है। लोगों में बड़ी रिजेंटमेंट है, और लोगों की फसलें जो है बर्बाद हो गई हैं। कई लोगों ने तो फसल बीजने बंद कर दिए खेत जहां बंदर है। तो ये समस्या जो है बड़ी घोर समस्या है, जहां पर लोग की रोजी रोटी का सवाल है, कहीं सेफ्टी का सवाल है। तो ये सबसे ज्यादा बड़ा मुद्दा मैं समझता हूं कि ये सरकार को पूरा ध्यान देना चाहिए। हम लोग सत्ता में आएंगे तो इसका अवश्य में हम ऐसा समाधान निकालेंगे जिससे लोगों को राहत पहुंचे। तो आपके मुख्य जो प्रायोरिटीज हैं, जो आपकी मेन प्रायोरिटीज, एक पालमपुर को डिस्ट्रिक्ट बनाना आप चाहते हैं, और ये बंदरों का जो आपने बताया इशू, इससे रिजॉल्व करवाना चाहते हैं। और जो जॉब्स हैं, हाँ जी, मैं तो समझता हूँ कि जहाँ हम लोग जॉब्स प्रोवाइड करते हैं, तो हमें अब ऐसा कोई सिस्टम करना पड़ेगा कि कम से कम ज्यादा नहीं तो हर गांव से हर साल में कुछ ना कुछ जो है नौजवान, 2-4 नौजवान जो है वो उनको नौकरियां मिलती रहें, आगे रास्ता खुलता जाए। क्योंकि ये एक भ्रामक प्रचार है कि हमने 40,000 नौकरी दे दी हैं, हमने 1,00,000 नौकरी दे दी हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं। मैंने कई गांवों से पता किया। लेकिन यह है कि जहां पर किसी गांव में 1-2 नौकरी लग जाती है, काफी शोर मच जाता है कि यहाँ सरकार कुछ कर रही है। तो उसके लिए हर गांव में, हर एरिया में, हर सेक्टर में, हर वर्ग को मौका देना चाहिए, पूरा मौका देना चाहिए कि वहां पर उनको जॉब्स मिले, चाहे वो सरकारी जॉब्स आए, उनको अपना पैरों पर खड़े होने के लिए काम काज है। तो ऐसी स्कीमें बहुत है, लेकिन अब वो बड़ी मुश्किल की बात है। और तीसरी बात यह है कि जो काम अब इस सरकार में एक प्रॉब्लम और हो गई है कि क्योंकि नरेगा स्कीम जो है वो हम कांग्रेस वाले लाए हैं, उसमें लोगों को फायदा हो रहा है, औरतों को, और जो बेचारे असहाय मर्द हैं उनको काम करने से पैसा मिल रहा है। लेकिन कुछ भाजपा के कुछ नेता लोग वो ये नहीं चाहते कि कांग्रेस समर्थित जो पंचायतें हैं उनके काम ज्यादा हों, तो वो दफ्तरों में जाकर काम रोक रहे हैं। हालांकि नरेगा जो है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम जो एक्ट है, इसके अंतर्गत ये पंचायत का दायित्व है कि वो काम करके सैंक्शन करके काम को शुरू करें। उसमें विधायक के इंटरफेरेंस जो है उसकी जरूरत नहीं होती है। लेकिन क्योंकि बीडीएस जो है वो सरकार के अंतर्गत काम करते हैं, वो एमएलए या मिनिस्टर के कहने से काम करेंगे और मर्जी से वो स्कीमें निकालेंगे। और इसमें निर्धारित होना चाहिए कोई ऐसा परफॉर्मा होना चाहिए जिसमें बीडीओ भी अकाउंटेबल होना चाहिए कि कब स्कीम आई, कब पास हुई, क्यों नहीं हुई, तो अगर स्कीम पास नहीं हुई तो क्यों नहीं हुई, क्या डिफेक्ट रह गया है। तो कई पंचायतें जो धड़ाधड़ काम कर रही हैं, कईयों के अगर जॉब्स पूरे नहीं हुए हैं तो उनको रोजगार जो है 100 डेज का रोजगार नहीं मिल रहा है। तो इसमें भेदभाव, इतनी अच्छी स्कीम हमारी सरकार ने दी है, कांग्रेस सरकार ने, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाली सरकार है या इम्प्लीमेंट करने वाले जो ऑफिसर है, अगर वो सरकार के इसमें डमरू पे नाचे तो फिर जस्टिस नहीं मिल सकता। तो जिस तरह सेंट्रल गवर्नमेंट में कांग्रेस की आज इमेज खराब हो रही है पब्लिक में, कुछ जगह करप्शन के चार्जेस लग रहे हैं, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई है, इसका इम्पैक्ट हिमाचल कांग्रेस पार्टी को इन इलेक्शन पे कितना नजर आ रहा है आपको? मैं समझता हूँ कि वहाँ केंद्र सरकार में भी जो भ्रष्टाचार की बात करते हैं वो भी कुछ पार्टीज ने और कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट ने नंबर रिजर्व रखा है। अगर आप ध्यान से देखें, गौर से देखें, तो हमारे प्रधानमंत्री
सोनिया गांधी या और जो नेता हैं उन पर लांछन लगाना जो है उसके ऊपर सोच भी नहीं सकते आप। हमारे कुछ लोग ऐसे जरूर हैं जो सरकार में घुसे हुए हैं, उन्होंने जरूर थोड़ी करप्ट प्रैक्टिस की हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो सरकार है, हमारी कांग्रेस पार्टी की सरकार है, प्रधानमंत्री या सोनिया गांधी ने उन पर तुरंत एक्शन लिया है, उनको सजा दिलाई है, उनको जेल भेजा है, उन पर केस चलाए हैं। लेकिन और पार्टी ने तो ऐसा नहीं किया है। और पार्टी ने तो उनको सेव कर रहे हैं उल्टा। अपने जो लोग हैं जो करप्शन के कर रहे हैं, भाजपा के लोग हैं, उनको करप्शन जो किया उन्होंने उसको सेव करके लोगों का ध्यान बटाना चाहते हैं कहीं और। लेकिन हमारे ध्यान में, हमारी पार्टी के ध्यान में जो बात है करप्शन हमारे कांग्रेस जनों के बारे में आती है या मिनिस्टर से कोई हो, उनको दंड मिल रहा है, उनको जेल हो रही है, इसमें हम स्पेयर नहीं करते। लेकिन जो भी इंडिया की अभी इकोनॉमिक प्रेजेंट सिचुएशन है, जिस तरह महंगाई बढ़ गई है, रुपए की वैल्यू गिर गई है, इसका इम्पैक्ट कहीं ना कहीं इलेक्शंस में आपको नजर आता है, हिमाचल के इलेक्शंस के लिए? हाँ, इसका इफेक्ट होगा, लेकिन लोग बीच में ये भी समझते हैं कि जहां पर महंगाई है उसका कारण भी कोई है, क्योंकि इन्फ्लेशन जो है उससे महंगाई बढ़ती है, और जब पैसा बहुत ज़्यादा आ जाता तो भी महंगाई बढ़ती है। और इसकी वजह यह है कि हर आदमी जो है संपन्न होता जा रहा है। आज आप देखिए कि हर घर में कम से कम 2 गाड़ी तो हैं। गरीब आदमी के पास भी कुछ न कुछ सिर ढकने के लिए जगह है, वो भी अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में, अपने गांव में देखा होगा कि चाहे गरीब भी हो लेकिन अच्छे अच्छे स्कूलों में पढ़ा रहे हों। सरकारी स्कूलों में कम लोग जा रहे हैं, और प्राइवेट स्कूल जहाँ पर नज़दीक खुले वहाँ पर जा रहे हैं, चाहे फीस ज़्यादा भी हो तो भी जाते हैं। इसका कारण क्या है कि पैसा उनके पास है, स्पेंडिंग पावर है उनके पास। तो ये सारा सिलसिला जो है, महंगाई का सिलसिला जो मैं कह रहा हूँ, ये तो जो केंद्र सरकार है उसका दायित्व नहीं है, उसको कम करना राज्य सरकार का भी फर्ज है। मान लीजिए अगर आज डीजल है, पेट्रोल है, उस पर अगर वैट कम कर दे राज्य सरकार तो उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी, टैक्स कम कर दे उसकी प्राइस डाउन हो जाएगी। बात तो वही है। लेकिन महंगाई होना है नहीं होना, इन्फ्लेशन जो है वो किसी सरकार के हाथ में नहीं। अगर कोई पॉलिसी ऐसी बने जिससे कुछ फायदा हो लेकिन उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो महंगाई को थामना तो ये है कि हम प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करें। प्रोडक्टिविटी ज़्यादा करने से हमारी महंगाई कम होगी, और अगर प्रोडक्टिविटी कम होगी तो महंगाई ज़्यादा होगी। सर, आप हिमसमाचार.com के माध्यम से पालमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के लिए कोई मैसेज देना चाहते हैं? मैं तो ये समझता हूँ कि ये पहली बार मुझे अच्छा लगा है कि हिमसमाचार.com ने एक ऐसा कदम उठाया है जो हिमाचल के लोगों के लिए इंस्टेंट न्यूज़ जो है वो छपने से पहले ही आप इंटरनेट पे देख सकते हैं। और ये जो खबरें जो मेनली आपकी खबरें जो होगी वो 90% 95% खबरें जो है वो हिमाचल प्रदेश के बारे में होंगी। लोग इसके बारे में जानेंगे, हिमाचल के लोग नहीं लेकिन बाकी सारे हिंदुस्तान के लोग इसके बारे में जानेंगे कि हिमाचल में क्या चीज़ है। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, और हमारे पास ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पर आपके अखबार, आपकी जो लेख हैं या आपकी खबरें जो है वो प्रेरणादायक हो सकते हैं लोगों के लिए, और ख़ासकर हमारे बच्चों के लिए, जो गांव के जो हमारे युवक हैं उनके लिए प्रेरणादायक हो सकते हैं। मैं आपका धन्यवाद भी करता हूँ मुझे यहाँ पर पूछने के लिए, और ये भी आपको मैं बधाई देना चाहता हूँ कि हिमसमाचार.com ने मैं समझता हूँ कि आपकी लीडरशिप में तरक्की करेगा और एक बड़ा फायदेमंद खबर ये जो सर, आप अपने पालमपुर कॉन्स्टिट्यूएंसी के वोटर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो इस वक्त यही कहूँगा कि पालमपुर के वोटर जो है वो बड़े जागरूक है, वो इस चीज़ को समझते हैं कि यहाँ पर उनका दायित्व है, वो उसको दायित्व को पूरा करते हैं, और ये भी समझते हैं अभी इलेक्शन आया है तो कहाँ पर उन्होंने अपनी धाक जमानी है। और मुझे पूरी आशा है कि जहाँ पर लोगों ने मुझे इतने सालों से सपोर्ट किया है, इतने सालों से कॉपरेशन दिया है, इस बार भी मैं समझता हूँ कि उनको मैं शुभकामनाएं भेजूंगा। अब
कुछ महीने के अंदर नया साल भी शुरू होने वाला है। आने वाले साल जो है उनके लिए मंगलमय हो और आपके लिए भी मंगलमय हो, और हमारा इलेक्शन भी अगर सफलतापूर्वक हुआ तो मुझे भी उसकी मुबारक होगी लोगों की वजह से। तो मैं समझता हूँ कि हमारा मैसेज यही है कि लोग खुशहाल रहे, और इसी वजह से हमारा यही मुद्दा है, कोई और मुद्दा नहीं है एमएलए बनने का, कि हम सरकारी स्कीमों से, जी, सरकारी प्रावधानों से लोगों का कितना फायदा पहुंचा सकते हैं। वैसे तो हम लोग रोजमर्रा जिंदगी में लोग भी मदद करते हैं, थोड़े बहुत मदद करते रहते हैं, लेकिन इतने बड़े स्केल पर मदद करना जो है वो सरकार का काम होता है, और एमएलए का काम ही है कि सरकारी जो तंत्र है उसको इस्तेमाल करके लोगों तक वो उसके लाभ पहुंचाना जो है वो एमएलए का काम होता है। वो हमने किया है, आगे भी करते रहेंगे और जोर से करते रहेंगे। बड़ा बड़ा धन्यवाद आपका जी, बहुत बहुत धन्यवाद हिंद समाचार .com से बात करने के लिए।